हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। और आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर 3 अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। आज हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक इंट्रोडक्शन देखा है और समझा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होती क्या है। हमने बैलेंसिंग सीख ली है और बैलेंसिंग की आपकी 2 वीडियोज है, तो आप उन दोनों वीडियोज को जरूर देखिएगा, एक पार्ट 1 करके और एक पार्ट 2 करके। देन हम टाइप्स ऑफ, आज की वीडियो में हम टाइप्स नहीं पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर ही, जिसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। इस छोटे टॉपिक को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं। ओपन द स्लाइड। और मैंने आपको ये होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, आई होप आप लोगों ने होमवर्क क्वेश्चन कर लिए होंगे। इन सबके आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर से आप जाके अपने आंसर चेक कर सकते हो। इन केस किसी को डाउट होगा, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, वहां में आपको इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए देखिए, अब आप देखिए, यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिखा मैंने, और ऐसे रिएक्शन को हमें पता है कि ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। तो अगर आप देखो, ठीक है मैम, ये आपने लिखा हुआ है और पक्का ये बैलेंस इक्वेशन है हमारी 3Fe 4H2 F3O4 4H2। तो हमारी इक्वेशन कैसे की, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रैकेट में कुछ S लिखा हुआ है, ब्रैकेट में G लिखा है, यहाँ पे अगेन S लिखा है, फिर G लिखा है। ये SG क्या होता है? सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर को हम S से हम बताते हैं सॉलिड, G मतलब होता है गैस, L मीन्स लिक्विड, एंड देयर इज वन मोर विच इज AQ के AQ लिखते हैं, उसका मतलब होता है एक्वस। एक्वस क्या होता है? ये एक्वस मतलब आपने उसको पानी, मतलब कोई और सब्सटेंस दिया, उसको अपने पानी के अंदर मिला के उसे घोल दिया, तो उसके सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपके SG लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो Fe है, Fe मतलब आयरन है, वो किस फॉर्म में लिया गया? सॉलिड फॉर्म में। H2O है, वो गैस फॉर्म में लिया गया। देखो H2 मतलब हम समझते हैं वाटर, तो हमें देखकर अगर हम सिर्फ H2O लिखें तो आप क्या समझोगे कि यार ये तो वाटर है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है ना। लेकिन यहाँ पे लिक्विड नहीं, इसे पक्का स्टीम फॉर्म में लिया गया। स्टीम मतलब भाप के फॉर्म में। तो ये तभी यहाँ पे क्या लिखा है? गैस किसका भाप होगा? वाटर का भाप। देयरफॉर H2O। Fe3O4 अगेन आपको क्या मिला? सॉल्ट। आपने रिएक्शन कराया तो आपको एक सॉल्ट मिला, मतलब एक सब्सटेंस मिला, प्रोडक्ट मिला, विच इज योर Fe3O4, जो कि सॉलिड फॉर्म में आया और गैस फॉर्म में आपका हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो ये सब हम ये बताते हैं, ये सारे हम ये बताते हैं कि आपने जो आपने रिएक्टेंट लिया है और जो प्रोडक्ट बना है वो आपके किस स्टेट ऑफ मैटर का है। मतलब एक तरीके से आपको बताता है कि जो आपकी केमिकल इक्वेशन है वो आपकी किस किस फॉर्म में ली गई। तो एक तरह से आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। तो बेसिकली आपने केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बता सकते हो बाय स्टेटिंग द स्टेट ऑफ मैटर। अगर आप उनका स्टेट ऑफ मैटर बता रहे हो तो एक तरीका ये होता है। और दूसरा तरीका क्या होता है, मतलब दूसरे और किस वे से आप बता सकते हो और इंफॉर्मेटिव बना सकते हो अपने केमिकल रिएक्शन को। तो ये देखो, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है? CO मतलब होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, याद कर लीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। CO गैस फॉर्म में लिया गया, आपका हाइड्रोजन भी आपका गैस फॉर्म में लिया गया है, 340 एटमॉस्फेयर। तो ATM मतलब एटमॉस्फेयर। तो आपने यहाँ पे क्या बताइए? कंडीशन बताइए। यहाँ पे फिजिकल कंडीशन आप स्टेट कर रहे हो कि बेसिक, मतलब एक तरह से आप ये स्टेट कर रहे हो, नॉट फिजिकल एक्चुअली, बट एक तरह आप कंडीशन बता रहे हो यहाँ पर कि किस कंडीशन में वहां पे वो रिएक्शन करवाई गई है। मतलब हमने क्या लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन देके हमने उसे इतना प्रेशर दिया। देखो ATM क्या होता है? आपका एटमॉस्फेयर होता है, मतलब ये प्रेशर का साइन। मतलब इन दोनों रिएक्टेंट को हमने ऊपर से इतना प्रेशर दिया है, इतनी 340 एटमॉस्फेयर का, तब जाकर हमें प्रोडक्ट मिला है विच इज CH3OH। ओके, नाउ नेक्स्ट आप इसमें क्या बताते हो? एक ये आपने देखो, यहाँ पे मैंने बताया आपको प्रेशर, ठीक है। ये तो प्रेशर आपने सिग्निफाई कर दिया कि रिएक्शन कंडीशन, मतलब किस कंडीशन में आप रिएक्शन करवा रहे हो। प्रेशर आपने, आप एक बार टेम्परेचर कह सकते हो कि आपने टेम्परेचर कितना दिया है। कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट क्या होता है? बेसिकली कुछ जो आपके रिएक्शन होते हैं उनको होने में टाइम लगता है। जैसे आप मतलब COH+H2, इसमें तो नहीं होता,
लेकिन क्या होता है कभी कोई इन दोनों रिएक्शन को हम आपस में रखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इन दोनों को आपस में रिएक्ट करने के लिए, तो हम कोई कुछ ऐसी चीज मिला देते हैं ताकि वो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाए। ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। तो वहीं पर लिखा है कि आप कैटलिस्ट ऑफ रिएक्शन कंडीशंस स्टेट करते हो। एंड ये रहा, ठीक है, फिजिकल स्टेट, ठीक है। अब आगे आपको समझ में आई होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम अपनी किसी भी केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए, अच्छा तो ये सॉलिड फॉर्म में लिया गया था, ये गैस फॉर्म में लिया गया था, अच्छा ये आपको जो प्रोडक्ट आया वो सॉलिड फॉर्म में आया, ये गैस फॉर्म में आया, ठीक है। और आप अगर आपने देखो नॉर्मल अगर आप रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो और प्रेशर पे कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ एरो के ऊपर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने प्रेशर स्पेसिफाई कर दिया है। ओके, तो आप ऐसे प्रेशर और टेम्परेचर को स्पेसिफाई कर सकते हो अगर आपने वो एक्स्ट्रा रिएक्शन कंडीशंस लगाई है तो। आई होप नाउ क्लियर विद दिस। एक और लास्ट रिएक्शन है उसको पढ़ लेते हैं। देखो 6CO2 + 12H2O, बेसिकली अगर आप ध्यान दो तो ये आपका किसका रिएक्शन है, ये आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। ओके, फोटोसिंथेसिस का। तो जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट के साथ और क्लोरोफिल के साथ, मतलब सनलाइट भी दी हमने उसे और क्लोरोफिल, ठीक है, तो इससे क्या बना, ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना, वाटर बना। ओके, तो आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपने नहीं आया समझ में तो दोबारा से रीड करिएगा, ठीक है, दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा वीडियो, आपको अच्छे समझ में आ जाए। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जब भी आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब भी आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हो तो आप क्या देखोगे, उसके अंदर अलग अलग चेंजेस देखोगे। मतलब क्या देखोगे कि उससे एक नेचर की गैस निकल रही है या कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। प्रेसिपिटेट क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। कलर में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, उसके स्टेट में चेंज आ रहा है। तो ये सब चीजें वो क्या करें कि आपको अलग अलग चीजें आपको होती हुई दिखाई देंगी और इन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। चलिए पहला हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हमने एक अपने फ्लास्क के अंदर इसके अंदर क्या लिए, जिंक ग्रेन्यूल्स या फिर जिंक के छोटे टुकड़े हैं जिंक मेटल के, ठीक है, और इसके अंदर क्या डाल दिया हमने, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो थोड़ा टाइम बाद हमने क्या देखा, ये बबल्स से बनने वाली बबल्स आखिर है यहाँ, हमने जब चेक किया तो ये बबल आपको किसका निकला, हाइड्रोजन गैस का बबल निकला, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं कि आपके जिंक ग्रेन्यूल्स को हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो आपकी क्या फॉर्म है, हाइड्रोजन गैस निकली। तो जो chemical reaction that between zinc and dilute sulfuric acid is characterized by evolution of hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस निकला इसमें से, ठीक है, तो कैरेक्टराइज निकलना। ओके, कैरेक्टराइज्ड मतलब कि ये भी नई चीज इसके अंदर आई, एवोल्यूशन मतलब निकलना हाइड्रोजन गैस। नाउ आप देखोगे टेम्परेचर में चेंज कैसे आता है। देखो तभी देखो क्या होता है, अगर आप यही वाला रिएक्शन दोगे ना और आप एक फ्लास्क लेना, ठीक है, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना और जिंक ग्रेन्यूल्स डालना, हाइड्रोजन गैस तो निकल रहा है इसमें से, इसको फिर इसके फ्लास्क को ना टच करना बॉटम से। आप जैसे यहाँ पे बॉटम से टच करोगे ना, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो फ्लास्क है अब ये वार्म हो रहा है, गर्म होता है। ये क्यों हुआ गर्म, क्योंकि जब आपका जो रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन गैस भी निकला प्लस उसमें से एनर्जी भी निकली, हीट एनर्जी भी निकली, जिससे आपका जो फ्लास्क वो क्या हो गया, आपका गर्म हो गया। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर मतलब राइज, टेम्परेचर बढ़ सकता है या टेम्परेचर घट सकता है, राइज एंड फॉल। तो अभी जो मैंने आपको कंडीशन बताई वो राइज की बताई, इसके अंदर क्या टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है जो कि आपको फ्लास्क महसूस होगा। एक और एग्जाम्पल इसका क्विक लाइम। ये क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, ये स्लेक लाइम। अभी क्विक लाइम क्या है, स्लेक लाइम क्या है, अभी आप सिर्फ नाम जान लो इनके। आपके नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आएगा, उसी के अंदर पहले आपकी जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसी के अंदर हमें सब जानना पड़ेगा, क्विक लाइम क्या होता है, स्लेक लाइम क्या होता है, अच्छे से पूरे टॉपिक को। इसलिए अभी से आप नाम याद रखते हो कि हाँ कोई क्विक लाइम भी है कंपाउंड, तो स्लेक लाइम, ठीक है। तो क्विक लाइम जब वाटर रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, स्लेक लाइम बनता है। और साथ उस जो बीकर अगर इस तरह कराओगे उसमें आप क्या देखोगे, बहुत ज्यादा वार्म हो जाए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट निकलती है। इससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है पूरे उस सब्सटेंस का, पूरे रिएक्शन मिक्सचर का, और पूरा हॉट बन जाता है। इसलिए कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन है क्विक लाइम और वाटर के बीच में जब से स्लेक लाइम बनता है तो इसके अंदर टेम्परेचर चेंज आता है, विच इज राइट। इसके अंदर इस कंडीशन के अंदर
राइज इन टेम्परेचर टाइम। जैसे कि अभी मैंने बोला था क्विक लाइम क्या होता है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है, और इसको हमने जो जनरल नेम दे रखा है वो आपका क्विक लाइम, जिसको हम नॉर्मल नेम से बुलाते हैं, ठीक है। और जब इसके अंदर हमने क्या डाला, अच्छा इसके अंदर हमने वाटर डाला तो हमारा स्टेक लाइम बना। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्टेक लाइम क्या होता है, कैल्शियम मतलब एक तरह से ये हो रहा है आपका, आपने कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम के अंदर वाटर डाला ये वाला, ठीक है। तो आपका ये क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस होता है, ठीक है। प्लस इसमें से क्या निकली, आपकी हीट निकली बहुत सारी, क्या निकली आपकी हीट। ओके बेटा मेरे को स्लाइड चेक करनी है, हाँ ठीक है। ओके सो आगे आपको समझ में, तो देखो हमने जब इन्वर्टर रिएक्शन कराया तो हमारी हीट निकली। ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर हम जब आपस में सब्सटेंस को रिएक्ट कराते हैं और हमारी हीट निकलती है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं ऐसे रिएक्शंस को हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट टाइम में देखने को मिलेगा। फर्स्ट चेंज इन टेम्परेचर के अंदर पहले आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर आपको जो रिएक्शन है हीट के साथ साथ, मतलब प्रोडक्ट बनने के साथ साथ जब भी हीट रिलीज हो तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन, जब कार्बन मतलब क्या है, सी लिखते हैं बस, कार्बन ऑक्सीजन साथ बर्न करते हैं, ठीक है, तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है, एंड इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेचुरल गैस याद कर लो, नेचुरल गैस आपकी मीथेन होती है, और पिछली क्लास में होमवर्क दिया तो हमको बताया था कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो CH4 को जब ऑक्सीजन के अंदर बर्न करते हो तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट निकलती है। और आप कैसे लिखोगे कि हीट निकलती है, प्लस इसके आगे लिखो हीट, इसके आगे लिखो प्लस हीट, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें से क्या निकली है, एनर्जी हीट निकली है, मतलब गर्म हुआ है। चाहे हीट लिख लो या फिर आप चाहे एनर्जी, यहाँ पे भी चाहे हीट लिखो या फिर आप एनर्जी लिखिए। ओके तो जितने अब कंबशन क्या होता है, कंबशन मतलब कोई भी आप चीजों को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो उन सब रिएक्शंस को हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे नेचुरल गैस वाला क्या है आपका, कंबशन रिएक्शन। कार्बन को बर्न करना ऑक्सीजन क्या है, कंबशन रिएक्शन। तो जितने अभी कंबशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, जिनके अंदर हीट बहुत ज्यादा निकलती है। नाउ अब आप जो रेस्पिरेशन होता है वो भी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। रेस्पिरेशन आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो क्यों है, ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, उसको पढ़े और समझे। देखो हम सभी को एनर्जी की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, और ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से, जो भी खाना हम खाते हैं। जब खाना हमारे फूड जो है बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा होता है, वो जो कॉम्प्लेक्स फूड स्ट्रक्चर होता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह, ये सारे क्या होते हैं आपके सिंपल सब्सटेंसेस में टूटते हैं। एग्जाम्पल जैसे राइस हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रेड हो गया, इनके अंदर क्या है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स है। ये हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होते हैं, कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उनके साथ मिलकर ये ब्रेक होकर क्या बनाते हैं आपके लिए, ब्रेक डाउन ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। और फिर जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी के अंदर जो आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ मिलकर हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया कि आई थिंक मैंने वो लाइन गलत बोल दी कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलता, वो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स आपका ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनाता है, फिर वो ग्लूकोज आपको ऑक्सीजन के साथ मिलता है, आप ऑक्सीजन के साथ मिलता है, और उसके बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि बॉडी में एनर्जेटिक फील करते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्या है, एनर्जी, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऐसे ही वेजिटेबल मैटर है, उसका डिकम्पोजिशन आप करेंगे जब भी, तो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसका एनर्जी रिलीज होती है। इसका अपोजिट होता है एकदम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप हीट को या एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो, ठीक है। तो रिएक्शन जिसके अंदर हम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कराते हैं तो वो क्या बनाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन को मैंने पहले कहा था डायटोमिक फॉर्म में लिखते हैं N2 प्लस O2 ऑक्सीजन, ये आपको क्या देगा, NO। देखो मोनोऑक्साइड जब भी आपको कोई भी एलिमेंट दे दे और मोनोऑक्साइड डाल दे तो बस उस एलिमेंट का लेटर लिखना और मोनोऑक्साइड के सिर्फ सिंगल O डाल, ठीक है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी क्या है, एंडोथर्मिक। इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब कैसे एब्जॉर्ब होती है, ये देखो यहाँ पे जो मैंने N2 प्लस O2 लिखा है, ये बेसिकली हमसे क्या देंगे, एनर्जी देंगे, यानी हम इसे यहाँ पे
पेन आ जाओ, पेन। हम इसे एनर्जी दे रहे हैं, हमने सिर्फ एनर्जी दी N2 और O2 को हमने एनर्जी दी, हीट दी, और तब जाके पे क्या मिला, NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऐसे आपको फोटोसिंथेसिस भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें हम एनर्जी देते हैं रिएक्टर में। ठीक है, देखो क्यों, कैसे आपका प्लांट है वो खाना कैसे बनाता है, क्योंकि वो सन की एनर्जी क्या करता है, कैप्चर करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो क्योंकि वो रिएक्शन हीट को और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। I hope you are clear with this exothermic and endothermic reaction। यही सेम रिएक्शन आपके आगे भी आएगा, तो याद रखिएगा अच्छे से। तो जिसके अंदर भी आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसके अंदर आपका रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसका स्टेट चेंज होता है। देखो वैक्स है, आप इस वैक्स में कैंडल वैक्स है, पूरी कैंडल है, इसका थोड़ा इसका लगा हुआ वैक्स। ठीक है, तो क्या करें कैंडल वैक्स आपका कि ये पूरी वैक्स जो है हीट करते ही क्या होगी, सॉलिड से लिक्विड में चली गई। ठीक है, वैक्स तो ये पूरा वैक्स होता है ना, तो वैक्स तो सॉलिड था अभी, जैसे हीट करी तो ये क्या होगी, सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में चेंज होगी। ठीक है, तो और उससे गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी। ठीक है, और वाटर भी। तो क्या बताना चाह रहा है आपको कि इसके अंदर स्टेट भी चेंज होता है। ये आपने वैक्स को बर्न किया, ठीक है, देन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बने, और क्योंकि आपने बर्न किया तो आपका वैक्स मिल गया, आपका लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो इसे हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो जब आपस में मान लो एक रिएक्टेंट किया है, इसको रिएक्ट कराया हमने KI इसके साथ। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये जो आपका मिला दी जब दोनों को हमने, तो हमने क्या देखा, येलो कलर का कुछ सब्सटेंस बना और वो नीचे जाकर एकदम इकट्ठा हो गया। ठीक है, और ऊपर जो है पूरा जो है सॉल्यूशन एक रह रहा है। तो आप कोई भी ऐसी जब आपस में किसी दो सब्सटेंस को रिएक्ट कराओ और उसमें से एक चीज सॉलिड फॉर्म बन के एकदम पूरे सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाए ऐसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बना है उसका कलर आपका येलो कलर का है, लेकिन कहीं पर व्हाइट होता है, कहीं पर ब्लू होता है, अलग अलग कलर होते हैं। यहाँ पे जो बना है वो कैसा है आपका येलो कलर का। तो यहाँ पे रिएक्शन बेसिकली हुई किसकी बीच हुई, PbNO3 होल्ड वाइज। Pb मतलब लेड होता है आपका, NO3 मतलब नाइट्रेट होता है, तो लेड नाइट्रेट के बीच में आपका रिएक्शन हुआ था। प्लस आपका KI मतलब पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के रिएक्शन कराया हमने, तो हमें क्या मिला, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस लेड आयोडाइड। ठीक है, और ये लेड आयोडाइड है क्या आपका, ये प्रेसिपिटेट है, मतलब लेड आई वाला आयोडाइड। ठीक है, तो लेड आयोडाइड के बीच में क्या है, ये रिएक्शन, मतलब ये प्रेसिपिटेट बना आपका। देखो यहाँ पे ये लिखा होगा, जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट, तो एक येलो प्रेसिपिटेट बना जिसका लेड आयोडाइड था। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट जो कि सॉल्यूशन से अलग हो जाता है केमिकल रिएक्शन के टाइम पर। आई होप यू आर क्लियर। लास्ट सबसे कलर चेंज हो जाता है। अब देखो जब हमने एक क्या कराया, पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन कराया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो हमने क्या देखा, उसका कलर चेंज हो गया। देखो ये आपका नॉर्मल आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट था ऑरेंज कलर का, जैसे हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस इससे पास कराई, तो हम देखा इसका कलर क्या हो गया एकदम से, ये इनका तो मानना है कि ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर में चेंज हो गया। तो हम यही देखते हैं जब भी हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फर डाइऑक्साइड के बीच में, तो हमारा कलर चेंज हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन ये बताता है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन करवाएंगे तो गैस निकलती है आपकी, एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस तो पहली इसके अंदर हमने हाइड्रोजन पढ़ा है, किसी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, किसी में सिर्फ हाइड्रोजन निकलती है, वो हम आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है और स्टेट चेंज होता है। सो आई होप आपको भी क्लियर होगा। बहुत छोटा टॉपिक है, बुक के अंदर बहुत ही कॉम्प्रेस करके देखा है, बट आपको अच्छे समझना बहुत जरूरी है। आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस। सबका नाम जरूर याद कर लीजिएगा। और हमने देखा था कि कैसे हम एक अपनी केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस। So we will meet you in the next class. Till then, keep learning and keep revising. कोई भी डाउट होगा, just feel free to comment in the comment box. Thank you so much.